सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पागल खाने में। इन दिनों मेरा ज्यादा वक्त पागल खाने में गुजरता था। लाहौर में पागलों के दो बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त थे। मैं जब भी फारिग होता था मैं उनके पास चला जाता था और वो बड़े बड़े शानदार पागलों के साथ मेरी मुलाकात करवाते थे। डॉक्टर रशीद चौधरी एलीट फैमिलीज और पढ़े लिखे पागलों के डॉक्टर थे। उनके पास ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड पागल आते थे। मैं एक दिन उनके दफ्तर गया तो वहां एक निहायत पढ़ा लिखा और रईस पागल बैठा था। पागल ने कीमती इतालवी सूट पहन रखा था, महंगी खुशबू लगा रखी थी और उंगलियों में क्यूबा का सिगार दबा रखा था। कमरे से सिगार की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और पढ़ा लिखा पागल निहायत इन्हिमाक के साथ डॉक्टर साहब को पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी 3 जुबानों में माँ बहन की गालियां दे रहा था। डॉक्टर साहब बड़े खुशू व खुजू के साथ गालियां सुन रहे थे। जब पागल थक गया तो डॉक्टर साहब ने इशारा किया और अमला पागल को कुर्सी समेत उठाकर ले गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, सर आपको ये गलीज गालियां सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पागल है और अगर आपको पागलों की बात पर गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब होता है आप उनसे बड़े पागल हैं। मैंने उस दिन ये बात पले बांध ली। हम अगर नॉर्मल हैं तो फिर हमें पागलों की बातों पर जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमें पागलों की गालियां भी इत्मीनान से सुन लेनी चाहिए। चुनाचे में जब भी किसी मुश्किल सूरत हाल का शिकार होता हूँ, मुझे जब कोई पागल टक्कर जाता है तो मुझे डॉक्टर रशीद चौधरी याद आ जाते हैं। मैं पागल से माफी मांगता हूँ, अपना जुर्म, गुनाह और गलती तस्लीम करता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। मैं पागल के साथ डायलॉग या आर्गुमेंट की गलती नहीं करता। मैं जिस दिन ये गलती कर बैठूं मैं इस दिन नींद की गोली के बगैर सो नहीं पाता। दूसरे डॉक्टर साहब गरीब पागलों के मुआलिज थे। वो लाहौर के सरकारी पागल खाने में काम करते थे। मैं हफ्ते में 2 दिन गपशप के लिए उनके पास चला जाता था। उनके पास बड़े बड़े मरका अलारा पागल होते थे। मसलन मुझे एक दिन वहाँ एक ऐसा पागल मिला जिसका ख्याल था वो नूज़ बालला खुदा है और उसने क़यामत लाने का फैसला कर लिया है। वो उस वक्त तक बात नहीं करता था जब तक मुखातिब उसे बारी ताला नहीं कहता था। मैंने एक दिन इससे क़यामत लाने की वजह पूछ ली। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चला कर बोला, वो दुनिया जिसमें प्याज उसी रुपए किलो हो जाए क्या उसे तबाह नहीं हो जाना चाहिए? मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया। वो खुश हो गया और बोला, मुझे 10 बरसों में सिर्फ तुम एक अक्लमंद आदमी मिले हो, वरना इस मुल्क में हर शख्स पागल, हर शख्स नालायक है। इसका फरमान था, तुम मुझे मिलते रहा करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना डिप्टी लगा दूंगा। मैंने सीने पर हाथ रख कर वादा कर लिया, लेकिन उसका कहना था, मैं जब भी आऊं मैं इसके लिए गोल्ड लीफ सिगरेट की 2 डब्बियां लेकर आऊं। मैंने ये वादा भी कर लिया और मैं इस वक्त तक उसे सिगरेट फराहम करता रहा जब तक प्याज सस्ते नहीं हुए और उसने क़यामत बर्पा करने का फैसला वापस नहीं ले लिया। मुझे इस पागल खाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों से मुलाकात का शर्फ भी नसीब हुआ। ये दोनों एक ही बैरक में रहते थे, एक ही ट्रे में खाना खाते थे और एक दूसरे को फांसी लगाने का ऐलान करते थे। भुट्टो चलाकर कहता था, ज़िया देख लेना मैं तुम्हारी मूंछों के साथ अपने बोट लुटकाऊंगा, और जनरल ज़िया खा लगाकर जवाब देता था, भुट्टो साहब मैंने अपनी मूंछें ही छोटी करा ली हैं, आप बोट कैसे लुटकाओगे? और भुट्टो चीख चीख कर कहता था, ओए बुज़दिल, ओए डरपोक, अगर मर्द के बच्चे हो तो अपनी मूंछें बड़ी करके दिखाओ। और फिर इसके बाद वहाँ एक अजीब मंजर होता था। भुट्टो अपने कारकुनों को ललकार कर कहता था, आगे बढ़ो और इस गासिब की वर्दी फाड़ दो, और जनरल ज़िया अजीज हम वतनों से मुखातिब हो जाता था। वो अपने रफ़क़ाकार को कौम की रहनुमाई का हुक्म भी सादिर करने लगता था। मेरी वहाँ बनी इसराइल के एक ऐसे आलम
के साथ मुलाकात भी हुई जो हजरत मूसा के साथ मिस्र से फलस्तीन तशरीफ लाया था। वो बहर अहमर की तकसीम का आंखों देखा वाकया भी बयान करता था और ये भी कहता था मैं खुद हजरत मूसा को कोह तौर तक छोड़ कर आता था। वो दावा करता था ताबूत सकीना इसके पास था, लेकिन फिर लाहौर के चंद बदबख्त कश्मीरियों ने ताबूत चोरी कर लिया। वो कहता था आप मेरे साथ शाह आलमी चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ इन लोगों ने ताबूत सकीना कहाँ छुपा रखा है। वो ये सारी कहानी बड़े यकीन और तफसील के साथ बयान करता था। वो इस दौरान हैबरू ज़बान के बेशुमार फ़िक्रे भी बोलता था। हमें बाज़ औक़ात इसकी बातों पर यकीन आने लगता था, बस वो एक चीज़ से पकड़ा जाता था। वो हमेशा कहता था मैं हज़रत मूसा को साइकिल पर बिठाकर कोह तौर पहुँचाता था। अगर इस दौरान बदकिस्मती से किसी के मुंह से ये निकल जाता जनाब साइकिल तो उस वक्त थी ही नहीं, और बस इसके बाद हो वो साइकिल की ऐसी जबरदस्त तारीख बयान करता था कि अल्लाह दे और बंदा ले। इसका दावा था साइकिल ईजाद नहीं हुई थी, ये अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। वो साइकिल के नज़ूल का ऐसा रूह परवर वाक़या बयान करता था कि तौबा तौबा। मेरी वहाँ बेशुमार शानदार उलमा कराम से मुलाकात भी हुई। मैं वहाँ इमाम गजाली से भी मिला। मेरी वहाँ इब्न रशद से भी मुलाकात हुई और वो अली सीना तो वहाँ वाफिर तादाद में मौजूद थे। मैं वहाँ एक ऐसे हाज़क़ा तबीब से भी मिला जिसका दावा था वो चींटियों के जरिए गुर्दे की पथरी निकाल सकता है। मैंने पूछा कैसे? वो बोला गुर्दे की पथरी मीठी होती है, आप मरीज को आधी छटांग जिंदा चींटियाँ खिला दें, ये चींटियाँ गुर्दे में पहुंचकर पथरी तोड़ देंगी। इसका दावा था ये इलाज क्योंकि मुफ्त है, चुनाचे यहूदी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हुकूमत के साथ मिलकर उसे पागल खाने में बंद करा दिया है। ये जिस दिन बाहर आ गया ये पूरी मेडिकल साइंस बदल कर रख देगा। मुझे वहाँ बेशुमार सियासतदान भी मिले। वो सब कौम की नबज़ा को भी समझते थे और उनके पास हर मुल्की मसले का हल भी था। मसलन एक लीडर का दावा था वो 1 महीने में बेरोजगारी का मसला जड़ से खत्म कर देगा। मैंने पूछा कैसे? वो बोला हुकूमत 18 साल से ऊपर मुल्क की सारी आबादी भर्ती कर ले, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैंने पूछा लेकिन तनख्वाहों क्या ले, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने इसका एक ऐसा शानदार हल बताया कि मैं फर्श पर लेट गया। उसका कहना था आप सऊदी अरब को अपने ग्लेशियर बीच दें, सऊदी अरब ठंडा हो जाएगा, उम्रे का सीजन बड़ा हो जाएगा, आप उनसे उम्रे की रॉयल्टी लें और लोगों को तनख्वाहें देते रहें। वहाँ मौजूद एक साइंसदान के पास लोड शेडिंग का हल भी मौजूद था। इसका कहना था हुकूमत 10 करोड़ छोटी छोटी टरबाइनें बनाए, उनके आगे आवारा कुत्ते जोत दे, ये कुत्ते रोजाना 10 करोड़ यूनिट बिजली पैदा कर देंगे, यूं बिजली का मसला हल हो जाएगा। मैंने पूछा लेकिन जनाब कुत्तों क्या लिए खुराक कहाँ से आएगी? मुस्कुरा कर बोला जो कुत्ता बिजली पैदा करने के अमल के दौरान मर जाए वो काट कर दूसरे कुत्तों को खिला दिया जाए। मैं 2 साल लाहौर के उन दोनों पागल खानों में जाता रहा। वो मेरी जिंदगी के दिलचस्प तरीन साल थे क्योंकि मैंने उन 2 सालों में सीखा दुनिया के हर पागल में 6 खूबियां होती हैं। पागल बेतहाशा बोलता है, ये बोलेगा और फिर बोलता चला जाएगा, ये कभी आपकी बारी नहीं आने देगा। 2, ये गैर फितरी हद तक संजीदा होगा, आप कभी किसी पागल को हंसता हुआ नहीं देखेंगे। वो कहा भी लगाएगा तो आपको इसकी आंखों में संजीदगी नजर आएगी। 3, दुनिया के 90% पागलों के पास बेतहाशा मजहबी और रूहानी मालूमात होती हैं, ये आपको अपनी मालूमात से हैरान कर देंगे। 4, आप जितने बड़े पागल होते हैं आपके लहजे में इतना ही ज्यादा यकीन होता है। आप किसी पागल से मिल लें आपको इसका यकीन हैरान कर देगा। वो कसम खा जाएगा सूरज मगरिब से निकलता है और यहूदियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए मगरिब का नाम मशरिक रख दिया था। 5, दुनिया का हर पागल दिन में ख्वाब देखता है और ये इस ख्वाब को हकीकत समझता रहता है। और 6,
दुनिया का हर पागल बहस का उस्ताद होता है, आप उसे बहस में नहीं हरा सकते, लिहाजा आपके पास इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आपको अगर मेरी ऑब्जर्वेशन पर यकीन ना आए तो आप किसी पागल खाने को विजिट कर लें। आप मेरी पागल शनासी के कायल हो जाएंगे, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप अपने दाएं बाएं देख लें, आपको पागल खाने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा मुल्क पागल खाना बन चुका है। आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक करोड़ों आलम, साइंसदान, सियासतदान, दानिश्वर, तबीब और पैर मिल जाएंगे, आपको उन सब में ये 6 की 6 खूबियां भी मिल जाएंगी।